नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। 2 खास मेहमान आपको इस वक़्त दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों खास मेहमान इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद वक्फ एक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि इस एक्ट का ज़िक्र संविधान में कहीं नहीं है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये दरअसल कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की जो स्ट्रैटेजी थी, रणनीति रही है, उसका हिस्सा था अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपके लिए जानना जरूरी है कि इस बार सरकार अपने इस विंटर सेशन में एक तो द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाने की बात कर रही है और दूसरा द मुसलमान वक्फ रिपील बिल। अब ऐसे में इस पर सियासत तेज है। मेरे साथ दो ऐसे मेहमान हैं, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कि आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आदिल हसन साहब, मैं आपकी आवाज पहले यहाँ पर आपसे सुनना चाहती हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ कि हमने पहले भी देखा जब ऐसे बिल लाने की बात की गई या अमेंडमेंट की बात की गई तो अक्सर ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि अरे ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। अब जब प्रधानमंत्री खुलकर इस बड़े बयान को दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वक्फ का जिक्र, वक्फ एक्ट का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। मैम, प्रधानमंत्री को बोलिए संविधान में कहीं नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कैसे दे दिया? इतना साल 75 साल आजादी को हो गए, ये एक्ट रहा कैसे? प्रधानमंत्री को बोलिए कि इतनी बचकानी बात नहीं करे, संविधान के तहत ही पार्लियामेंट एक्ट बनाता है। अगर नहीं होता तो एक्ट स्ट्रक डाउन हो जाता। बहुत बार एक्ट स्ट्रक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के मुद्दे पर बहुत बार जजमेंट दिया है। प्रधानमंत्री को एक मामला है, हिंदू मुसलमान के अलावा प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। अदानी पर नहीं बोलेंगे, बोलिए पूरी दुनिया जांच करिए अदानी पर, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, उसी का चार्टर प्लेन इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री को बोलिए जहां झारखंड में गए 6 जगह रैली किए, सिर्फ एक विधानसभा जीत पाए। जहर जितना झारखंड में हो गए, झारखंड की जनता हरा दी। प्रधानमंत्री तो चले गए थे महाराष्ट्र से बाहर। ये तो महाराष्ट्र की जनता ने जिताया है, जिसको भी जिताया है। आप जेपी नड्डा का फोटो जीत के बाद मोदी का फोटो और हार के बाद जेपी नड्डा का फोटो, ये दोहरा मापचली नहीं ना चलेगा। प्रधानमंत्री को बोलिए वक्फ की संपत्ति कोई अदानी अंबानी की संपत्ति नहीं है, हमारे बाप दादा ने एक नोबल काउज के लिए दिया है। हमारी मस्जिद, हमारा खानका, हमारा ईदगाह, हमारा इमामबाड़ा, हमारा कब्रिस्तान हमारा है। प्रधानमंत्री से तो हम नहीं मांगे। आपने वक्फ डेवलपमेंट के लिए 1 रुपया नहीं दिया, उसको इस्टेब्लिशमेंट के लिए 1 रुपया नहीं दिया। हमारी चीज है। चारों धाम, जो हिंदू चारों धाम है, उस पर कोई मुस्लिम नहीं है। सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। महाबोधि ट्रस्ट गया में कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। तिरुपति बालाजी में कोई मुस्लिम नहीं है। जब मेरे बाप दादा ने संपत्ति दी है, मेरी निजी संपत्ति है, तो उसमें आप क्यों इंटरफेरेंस करना चाहते हैं? बिना हिंदू मुसलमान के आपके पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान, मुसलमान, बिरयानी, शिरवानी, जिन्ना के अलावा प्रधानमंत्री बोल पाएंगे? चाइना का घुसपैठ पे प्रधानमंत्री बोल पाएंगे? बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री बोल पाएंगे? अदानी के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री बोल पाएंगे? रोजगार पर, महंगाई पर प्रधानमंत्री? नफरत के अलावा कोई उनके पास इंडेक्स है? बतलाइए, बतलाइए। Let me speak now. You have spoken. जी, मैंने आपको आराम से 2.5 मिनट दिया, एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। चाहती तो पहले ही इंटरप्ट कर देती। पहले आप ये बताइए, अमेंडमेंट हो कहाँ रहा है आपके मुताबिक? ऐसा कोई बिल एग्जिस्ट? कौन से बिल में अमेंडमेंट की बात कर रहे हो जब ये कह रहे हैं कि ये तो कहा जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल? ये कौन सा एक्ट है जिसमें बदलाव हो रहा है? मैम, वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का कस्टोडियन है, उसको इंडोर्स किया एक्ट, वही वाजपेयी थे, वही अडवाणी थे, वही भाजपा के लोग एमपी थे। भाजपा ने 1993 में तो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध नहीं किया था। आप देख लीजिए, आप पार्लियामेंट को रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। पहले आप ये बताइए कि कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है? एंडोर्स मैम, आप इतनी मैम सुन लीजिए, आपको मैं आपने अभी कहा झारखंड में गए, ये रैली की, वो रैली की, महाराष्ट्र में भी गए, आपने नहीं बताया। हाँ, महाराष्ट्र में गए तो अरे भाई, भाग क्यों गए महाराष्ट्र से? रैली करना उनका अधिकार है भाई। सुनिए, आज से मैम सुनिए एकदम। मैम मैम सुनिए, प्रधानमंत्री के पास परिधान मंत्री है, कपड़ा बदलना और प्रचार करना के। पार्लियामेंट में आजाद भारत में सबसे कम प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा अटेंड किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जिसने सबसे ज्यादा विदेश विदेश में पहले आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए डाटा। एक बात क्या आप निजी हमले कर रहे हैं? आप निजी हमले नहीं, सच्चाई बोल रहे हैं। सर, मैं कितने कपड़े दिन में सुनिए क्या मतलब है? कितनी
मैम सुन लीजिए, जब मैम सुन लीजिए, प्रधानमंत्री सीमांचल पे आकर घुसपैठ बोला सीमांचल के लोगों को, प्रधानमंत्री ने कपड़े की बात की, प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र की बात की, प्रधानमंत्री ने 50 लाख गर्लफ्रेंड की बात की, प्रधानमंत्री ने ओ दीदी की, जितना नीचा स्तर में जा सकते थे। नरेंद्र मोदी ने वाहिद प्रधानमंत्री है जिसने सब गरिमा को तोड़ दिया। बात करेंगे या आप प्रधानमंत्री पर डिबेट करेंगे? पहले आप नहीं, प्रधानमंत्री ने वक्फ की बात ना की। हाँ, तो आप अमेंडमेंट बिल आ रहा है, अमेंडमेंट बिल आ हाँ, रहा है तो ना। ठीक है, उसका अपोजिशन, उसका मुझे सुनिए, मेरी पार्टी को और अल्लाह ने जितनी जुबान में ताकत दी है उसका हम विरोध करेंगे। यह असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री के अलावा, प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान के दुश्मनी के अलावा ऐसा कोई उनके पास फॉर्मूला नहीं जो देश को एकता और अखंडता की तरफ ले जाए। प्रधानमंत्री से आप पूछिए कि धारावी को बेच रहे हैं अदानी को, उस पर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री को मॉब लिंचिंग पे नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री मॉब लिंचिंग पे नहीं बोलते हैं। अब आप पूरी दुनिया घूम लेंगे तो मैं पूरी दुनिया पे डिबेट थोड़ी करने बैठ जाऊंगी इस वक्त। हाँ, बोलिए। मुद्दे पर कर रही, सुनिए मेरी बात, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे बाप दादा को संपत्ति मिली, जमीन मिली, वो हम एक नोबल कॉज के लिए लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हाँ, तो इस मुफ्ती साहब, मुझे याद है आप ही के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था लास्ट टाइम, तो वो जी जी जी, प्रॉपर्टी किसकी थी जिसमें आप बता रहे थे कि जुआ खेला जाता है, दारू पी जाती है, उसका इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब धर्म आड़े नहीं आता है मुफ्ती साहब? देखिए, हमारा पहला भी मुतालबा यही था और अब भी मुतालबा यही है कि जो वक्फ होता है वो तो अल्लाह के लिए होता है और उसको सही जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वक्फ के जितने चेयरमैन ये बन चुके हैं, पिछले गुजरे हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि उसको औकाफ की ज़मीनों को जो है खुर्द-बुर्द किया है और नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल किया है बहुत सारी जगह पर। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बेच-बेच करके खा गए, अपनी नस्लों के लिए जो है उसको इकट्ठा कर गए। तो वक्फ के जो चेयरमैन हजरात हैं, उनको के ताल्लुक से ये है कि उनकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में सही जगह पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जिसके लिए खिदमत खल्क के लिए वो वक्फ की जाती है, तो खिदमत खल्क उस मसरफ से होना चाहिए। हाँ, जवाब दीजिए आदिल हसन। मैम मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं उसके उस बात से पूरी हर लोग जो उम्मत मोहम्मदिया है, जो हर लोग ये बात मानता है कि वक्फ की जो नाजायज कब्जा है उसको छुटाया जाए। अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा के पटल में एसआईटी की बात की कि एक कमिश्नर और एक आईजी रैंक का ऑफिसर है जो वक्फ का इंक्रोचमेंट है उसको छुटा। हम भी मांग करते हैं, पूरा हर जो हमारी प्रॉपर्टी है हर लोग मांग करता है कि वक्फ का गलत कब्जा, गलत बिक्री, गलत जो हुआ उस पर जांच हो। देश के सबसे बड़े उद्योगपति जो आगा खान यतीम खाना की जमीन है उसको कब्जा किए हुए और प्रधानमंत्री उनके यहाँ जाकर शादी में जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री को बोलिए कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो मेरे दिलवाए। अरे इतने बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े उद्योगपति है, वो वक्फ की जमीन, यतीमों और गरीब और अनाथ की जमीन क्यों कब्जा किए हुए? भाई आप दूसरी जमीन ले लीजिए, आप दे दीजिए उसको, उसकी जांच चलिए। बाजाप्ते वक्फ बोर्ड के सीईओ ने लिख के दिया है। आपको क्या? एग्जांपल देके बेट द्वारका में, बेट द्वारका में वक्फ बोर्ड ने एप्लीकेशन लगाए गुजरात हाई कोर्ट में। 2 आइलैंड थे जिन पर अपनी दावेदारी पेश की देवभूमि द्वारका में। सर क्या बातें आप करते हैं, क्या बातें आप करते हैं? रुकिए जरा, शिव शक्ति सोसाइटी सूरत में नाम सुना आपने? वहां पे सोसाइटी में एक प्लॉट ऑनर ने गुजरात वक्फ बोर्ड को दे दी और वो रातों रात मुसलमानों के लिए होली प्लेस बन गया, वहां नमाज पढ़ी जाने लगी। अब जरा सा मुझे बताइए, हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बीचों बीच आप मस्जिद खड़ी कर देंगे? मैम सुन लीजिए, मैम इस देश में बुरा नहीं मानिए, ये एक सच्चाई है कि सबसे ज्यादा सरकारी स्थलों पर सबसे ज्यादा दूसरे धर्मों के इबादत गाह है। सबसे ज्यादा मुसलमानों के प्रिंसिपल में, डॉक्टराइन, इस्लाम के डॉक्टराइन में लिखा है कि किसी भी इलीगल जगह पर ना ईदगाह बन सकती है ना मस्जिद बन सकता है। ये डॉक्टराइन में इस्लाम का पहला फलसफा है कि इलीगल जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती है। और आप इस भारत में चलिएगा मेरे साथ, तो पटना में मैं सरकारी सड़कों पर मैंने देखा है कि दूसरे धर्मों की क्या चीज बनी हुई है। अगर वो गलत है, लेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड। आप मेरे से मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, जो शिव जी शक्ति सोसाइटी है सूरत में, ये जो हुआ, ये सही हुआ कि गलत हुआ? पहले तो ये बताइए। मैम सुन लीजिए, सुन लीजिए, जो वक्फ बोर्ड का आप
वक्फ बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ होते हैं। और वक्फ का जितना भी स्टाफ जो सरकारी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ होता है, वो इंडिपेंडेंट कोई शरीयत कोर्ट का नहीं होता है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं क्या ये हुआ, क्या सही हुआ? ये जो मैंने मैम वक्फ बोर्ड का अगर सीओ सूरत के बारे में अभी तो सुनिए, अभी तो मैंने 2 ही एग्जांपल दिए कि जहाँ पे द्वारका नगरी में क्लेम स्टेक कर दिया। हाँ बोलिए। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस भी जान लीजिए, गुजरात वक्फ बोर्ड ने दावा पेश कर दिया सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग। जी जी जी। क्यों जी? क्योंकि डॉक्यूमेंट। मैम सुनिए, अच्छा इस देश में क्या सूरत वक्फ बोर्ड या सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिर्फ लैंड का डिस्प्यूट हुआ है कि लैंड का और भी डिस्प्यूट हुआ है इस देश में? तमिलनाडु में थिरुचुनंथुराई गांव में जो हुआ उस पर भी आप मुझे बता दीजिए, पूरे गांव पे दावा पेश कर दिया। मैम सुन लीजिए मैम, मैं ये जो आप तमिलनाडु की बात कर रही हैं, मैंने तमिलनाडु के जो ऑफिसर हैं और तमिलनाडु के जिम्मेदार से मैंने इस मुद्दे पर बात की। एक जगह का डिस्प्यूट है, पूरे गांव का डिस्प्यूट नहीं है। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। वक्फ बोर्ड के पास अपना ट्रिब्यूनल है जिसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। यही तो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, क्या? यही तो पारदर्शिता की और एफिशिएंसी की बात की जा रही है। वक्फ को जो पूरी पावर दी गई है और जो एक सिविल कोर्ट की पावर दी गई है उसी के तहत ये आपको फिर से मैं बोल रहा हूं मैम, आपके चैट सर सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ, कोई हवा में मैं नीचे फोन पे कोई चैट नहीं कर रही हूँ। मैंने होमवर्क किया हुआ है इसके ऊपर। ये मैम आपको मैं बता दूं, ढूंढ के निकाले गए हैं, आप सुन लीजिए। वैसे तो आपको सच्चर कमीशन बड़ा याद रहता है, आदिल हसन साहब जी। सच्चर कमीशन ने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारे रिकमेंडेशन थे वक्फ के हवाले से, वक्फ को बहुत सारी हिदायतों की बात कही थी। अब जब सरकार उन्हें इंप्लीमेंट करने की बात करे तो क्या दिक्कत है जी आपको? क्या मैम आपको मैम सुन लीजिए, पहले रिगरस इम्प्रीजमेंट था, जो वक्फ की जमीन कब्जा करेगा, इंक्रोच करेगा, उसको रिगरस इम्प्रीजमेंट था। मोदी सरकार उसको सिंपल इम्प्रीजमेंट में लाना चाहती है। पहले मिनिमम 2 महिलाएं रहेंगी, मोदी जी ने मैक्सिमम 2 महिलाएं कर दिया। जब हिंदू न्यास बोर्ड पे कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई जैन, कोई बुद्धिस्ट, कोई ईसाई नहीं रह सकता है, तो आप क्यों चाहते हैं मेरे चीज में जाइए भाई? किस बोर्ड में, किस इंडोर्मेंट बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं है? आप जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उसके पास सिविल कोर्ट के पावर हैं। आप जो एग्जांपल मुझे देकर कंपैरिजन ये आपको फिर से मैम आपके दिमाग में कोर्ट के पावर है, सुनिए, आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन आरएसएस बीजेपी ने डाल दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का मैं आपसे इस मामले में बेहतर जानता हूँ। आप मेरा सवाल तय नहीं करेंगे और ना ही क्या मेरा काउंटर क्वेश्चन तय करेंगे कि मुझे क्यों? मैं पढ़ती हूँ तो आप जो चाहिएगा मैं बोल दूंगा, आप जो चाहिएगा। अगर आपकी अगर इनपुट कमेटी गलत बोलेगी तो मैं थोड़ी मान लूंगा। क्या किसी न्यास की तुलना वक्फ बोर्ड से कर रहे हैं? एकदम किसी वो तारीख कॉल किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? वो तारीख कॉल मैम, वो तारीख कॉल कैसे इक्वल है? सिविल कोर्ट की पावर है न्यास के पास। किसी को सिविल कोर्ट का पावर नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। किसी को सिविल कोर्ट का पावर नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन है। आई चैलेंज यू ऑन द लाइव टीवी, आप गलत इन्फॉर्मेशन है। तो सिविल का पावर नहीं है, तो सिविल का पावर नहीं, आप गलत बोल रही है चैनल पे। वक्फ बोर्ड को के पास कैसे पावर्स है? रुक जाइए, आप रुक जाइए। वक्फ बोर्ड एक एक्ट के तहत होता है, उसको वक्फ बोर्ड सरकार के अधीनस्थ है। सुन लीजिए उनको, सुनिए मुफ्ती ताहिर हुसैन जी जी जी। ये जो बहस कर रहे हैं और वक्फ में अगर सुधार की बात की जाती है, वक्फ को और ट्रांसपेरेंट बनाने की बात की जाती है, अगर उसमें संशोधनों की बात की जाती है, तो हर बार हिंदू मुस्लिम क्यों खोजा जाता है उसमें? ये पूछ रही हूं मैं। देखिए वक्फ के ताल्लुक से तो यही है कि वक्फ जो है अल्लाह के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। बार बार हमारा मुतालबा यही है। जैसे कि बहुत सारे चेयरमैनों को देखा है कि उन्होंने उसके अंदर खुर्दबुक की है। अगर हुकूमत साफ नियति के साथ में ये चाहते हैं कि उसका चेयरमैन हो, उसकी कमेटी हो और कमेटी का मशवरा हो और मशवरे से उसको जो जो अल्लाह के लिए वो वक्फ किया गया है सही उसका इस्तेमाल हो, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसलिए कि सब चीजों में सुधार होता है, तो इसमें भी इस्लाह की जरूरत है। और इस्लाह की जरूरत यही है कि वो जो चेयरमैन है वो अपनी मनमर्जी करता है,
कमेटी जो बनाता है वो अपनी मनमर्जी के लोगों को रखता है, जिससे उसको फायदा हो, उसकी नस्लों को फायदा हो, ऐसे लोग जो हैं आ करके, जैसे कि दिल्ली की मैं मिसाल दूंगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो अगर सही इस्तेमाल हो तो आज ये गुर्बत जो चल रही है और जो गरीब लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो गरीब लोग न दिखाई दें। मस्जिदों को ताल्लुक से है, वक्फ बोर्ड की जमीनों के ताल्लुक से है, बाज ऐसे हैं मस्जिद फतेहपुरी के चारों तरफ जो दुकानें हैं वक्फ बोर्ड की, जब वक्फ बोर्ड का किराया वसूल करने के लिए मुलाजिम वहां पर जाता है तो इतना उसके दफ्तर से लेकर के दरियागंज से लेकर के मस्जिद फतेहपुरी तक वो पहुंचता है तो 30 रुपए तो किराया ले लेता है रिक्शे वाला, लेकिन वहां से वसूल होते हैं 2-2 रुपए, 1-1 रुपया और 1.5 रुपया। तो बतलाइए अब ये क्या हो रहा है? दूसरे लोग जो हैं उससे फायदा उठा रहे हैं और फायदा उठा करके, चाहे वो कोई भी हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो या किसी मसलक से ताल्लुक रखते हो, वो उनको नाजायज फायदा वो उसका उठा रहे हैं। लिहाजा कमेटी हो, चेयरमैन हो, अमानतदारी के साथ काम हो और उसके लिए मसरफ के लिए उनको वक्फ किया गया है उस मसरफ के अंदर उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये कब होगा? तब होगा जब इनके ऊपर जो है एक निगरां होगा, अमानतदार लोग होंगे और अमानतदारी के साथ में वो काम करेंगे। ये कौम काम करें, अब चाहे वो हुकूमत हो या हुकूमत के निगरानी के अंदर वो काम हो, सब चीजों में इस्लाह होती है तो इसमें भी इस्लाह होनी चाहिए। और मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि मस्जिद फतेहपुरी की जितनी भी दुकानें हैं उनको जाकर के आप देख लीजिए। अब से पहले वक्फ के चेयरमैन यहाँ पर जो है चौधरी अमानतुल्लाह साहब बनाए गए, उससे पहले भी वो रहे, उनसे पहलों को उठा करके देखिए कि कितनी उन्होंने खुर्द उसके अंदर किया है। अमानतुल्लाह के जमाने के अंदर मैं उनको जो है काबिल तहसीन समझता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जो है बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा काम होना बाकी है। लेकिन वक्फ के अंदर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि उन लोगों ने जो है जो वक्फ का सही इस्तेमाल होना चाहिए तो वो नहीं किया है। यहाँ तक के अब आ जाएं अइमाए किराम, मुलाजिमीन की तनख्वाहें, बहुत सारे मुलाजिमीन की तनख्वाहें अभी तक भी पेंडिंग पे अंदर वो पड़ी हुई हैं। अब ये दिल्ली सरकार, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर उनकी निगरानी के अंदर ये काम हो तो सही काम हो सकता है, मैं इस बात का कायल हूँ। और आप ये जो कर रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम है, आपको वो नहीं लग रहा नहीं, है? ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इसका मैं कायल नहीं हूँ। हिंदू मुस्लिम हर चीज के अंदर जहां ये हिंदू मुस्लिम आकर के होता है वो मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इस्लाह उसके अंदर होनी चाहिए और इस्लाह जो अमानतदार लोग सामने आए और जिस मसरफ के लिए उसको वक्फ ये बना है उस मसरफ में जो वो इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, मैम बोलिए। मैम मुफ्ती साहब ने जो बात कही उस बात की मैं तायद करता हूँ। वक्फ का इंक्रोचमेंट, वक्फ का भ्रष्टाचार, वक्फ में बेजा दखल अंदाजी, गलत चीज, हर कुछ पे तो तैयार है साहब, लेकिन जो चेयरमैन बनता है, जो मेंबर बनता है, वो ऐसे ही कोई नॉमिनेट नहीं कर देता है। उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसका एक वक्फ एक्ट के तहत एक लिखा हुआ है, एमएलए एक बनेगा, एक एमपी बनेगा, एक जो वक्फ का जो वाकिफ है वो बनेगा, एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बनेगा, एक वक्फ बोर्ड का सीईओ रहेगा, एक पार्लियामेंट। अगर किसी आदमी में भ्रष्टाचार है, कोई सीईओ में, कोई चेयरमैन में, कोई मेंबर में, तो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो है, सीबीआई है, उसको जांच करे, इसका भ्रष्टाचार को दूर करे। लेकिन वक्फ का जो इंक्रोचमेंट, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो इंक्रोच है, इस पर भी तो कोई एक्शन होना चाहिए। अरे सुनिए, तो मैं आपको डेटा देती हूँ। आप मुझसे जो कह रहे थे ना, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बकायदा पीआईएल है दिल्ली हाई कोर्ट में किस बात को लेके। अभी जो आप मुझसे कह रहे थे कि कोई पावर नहीं है वक्फ के पास, तो कोई पावर नहीं है, तो सर ये जो ट्रिब्यूनल में केसेस पेंडिंग है ये कहां से आए हैं सर? आप जरा सा मुझे मैम ट्रिब्यूनल, मैम इस देश में 14 ट्रिब्यूनल है। दूसरे किस रिलीजन के लिए एग्जिस्ट करता है वक्फ जैसा? जरा सा मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कोर्ट में यही कहकर चुनौती दी गई है कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए इस तरह का प्रावधान है। और ये दिल्ली हाई कोर्ट की बात मैं कर रही हूँ, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा सेंटर से इस पर जवाब मांगा हुआ है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वक्फ सेंटर में है। आप क्या बातें कर रहे हैं मुझसे? मैम सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। इस देश में 4 धाम,
तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, महाबोधि ट्रस्ट, उसके अलावा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट, हर को सुप्रीम कोर्ट ने और देश के संविधान ने इंडोर्स किया है, उनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दिया है। उसी तरह वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड इज सिमिलर टू ऑल, इट इज ए टाइप ऑफ रिलीजियस इंडोर्समेंट। उन्हें कितनों को जो मैटर्स है वो डिसाइड करने की पावर है। आप मुझे लीगल मैम किसी, आप बार बार मैं बता रहा हूं, इस देश में 14 ट्रिब्यूनल है, इस देश में कावेरी वाटर। आप जो मुझसे कह रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल में जाकर बताती हूँ मैं। 40,951 केसेस हैं ट्रिब्यूनल के सामने, ठीक है। उसमें से 9,942 केसेस, रुक जाइए अब, 9,942 केसेस जो है वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी ने फाइल किए हैं। किसके खिलाफ केसेस फाइल किए हैं? उन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो कि वक्फ को मैनेज कर रहे हैं, और इन केसेस के डिस्पोजल में देरी देखी जा रही है। और इसके अलावा इसके ऊपर कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है जो ट्रिब्यूनल डिसीजंस के ऊपर हो। तो आप मैम इतनी बड़ी पत्रकार है आप इंडिया में अगर नामचीन पत्रकार में आपका नाम आता है, आप ही बतलाइए। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट बहाल करता है। मैम चीफ जस्टिस कोई आम इंसान नहीं होता, हेड ऑफ द जुडिशियरी ऑफ द स्टेट होता है। आपके पास क्यों नहीं? आप अपने इनपुट टीम से पूछिए। आप ये बताइए, वक्फ का जो मैंने अभी आपको पेंडिंग केसेस बताया, जिसमें 10,000 केसेस करीब वक्फ को मैनेज करने वाले इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है, जवाब दीजिए मुझे। 40,000 मैम इस देश में हाई कोर्ट, मैम बोलने दीजिए। इस देश में 2 करोड़ से ऊपर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो क्या सबको बंद कर दिया जाए क्या? इस देश में 2 करोड़ से ऊपर केस है मैम, 2 करोड़ केस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, 2 करोड़ केस है, 2 करोड़ केस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। कटघरे में खड़ा कर देंगे यहाँ पर मैम 2 करोड़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बंद कर दे, उसको बंद कर दे कोर्ट को। जजेस को कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप दो चीजों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? यही आपके साथ दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है आपके साथ। सुनाइए। कौन से न्यास में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाएगी? जरा से बताइए कौन सा न्यास ये कह दे कि अदिति का घर मेरा घर है तो वो अदिति का घर। मैम आप इतनी बड़ी जज, बोर्ड को ये डिटरमिन करने का राइट देता है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। मैम देखिए इतनी बड़ी आप जर्नलिस्ट है, बार बार आपको बोल रहे हैं। मैम सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मेरी बड़ी बहन सुन लीजिए, ठीक सुन लीजिए। मैम इस देश में जो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होता है, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, उसके अंडर में सरकारी मुलाजिम होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। वो बिहार, जब आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं, जब आप इतने एफिशिएंट हैं, फिर तो आपको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्या दिक्कत मैम दिक्कत क्या कर लेगी बताइए मुझे। मैम सुनिए, मैम सुनिए, सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, इतना सुलझा हुआ है, तो दिक्कत क्या? और ये मुफ्ती साहब आप ये क्या बता रहे हैं? इनके हिसाब से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं हम तब नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ दिक्कत करप्शन है, मैं तो बोल रहा हूँ करप्शन है, इंक्रोचमेंट है, मैं तो बोल रहा हूँ, मुफ्ती साहब की बात पर तायद कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब की बात को मैं तायद कर रहा हूँ। उसको भी इंडोर्स कर देते हैं और उसके बाद एकदम पलटी भी मार लेते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वक्त बिल लाना चाहते हैं, मैडम मेरा अपोज है नरेंद्र मोदी के इविल डिजाइन पर मेरा अपोज है, नरेंद्र मोदी का इविल इंटेंशन पे मेरा अपोज है, नरेंद्र मोदी का इविल एजेंडा पे मेरा अपोजिशन है। आपके पास कौन सी ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन आती है नरेंद्र मोदी का इविल एजेंडा में? नरेंद्र मोदी का इविल इंटेंशन का मेरा विरोध है। नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाके मैम सुन लीजिए, आज तक वो प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके हमारी मस्जिद को देखा, हमारे लोगों को गले मिला, लेकिन भारत के लोग, भारत के मुसलमान जो असली भारतीय हैं, आज नरेंद्र मोदी ने उनसे गले नहीं मिला, वहां की मस्जिद में कभी जाकर नहीं पूछा। माइनॉरिटी का बजट 40% नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने घटा दिया। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिया, एएमयू जामिया के बजट को कम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। मुफ्ती साहब
वैसे तो मैंने 50 ऐसी तस्वीरें दिखा सकती हूँ, लेकिन जरा सा ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने कभी भारत के मुसलमान को गले नहीं लगाया सर। कभी नहीं लगाया भारत के मुसलमान को, जिस तरीके से विदेश में हबीबी को गले लगाते हैं। सुन लीजिए, ठीक है आपके, अब सुन लीजिए आपने जो कहा। नहीं आदिल भाई ये बात नहीं है जो आपने ये कहा। नहीं देखो, मोदी जी से मैं भी मिला हूं, और कब मिले थे हम, ऐसे नहीं, एक दो नहीं, तकरीबन 39 आदमी थे। अब से पहले जिस वक्त में प्रधानमंत्री ने जो है वो हलफ लिया था, उसके बाद में दरगाहों के भी थे, अजमेर शरीफ के भी थे, और हजरात भी थे, मैं भी उसमें मौजूद था। और उसमें बहुत सारी बातें हुई। एक तो हज की सब्सिडी के ताल्लुक से हुई, और आसार कदीमा के अंदर जो ये वो क्या बोलते हैं, मस्जिदें हैं दिल्ली के अंदर 175, उनके तहफ्फुज के ताल्लुक से जो बातचीत हुई, जब उनसे बातचीत हुई तो मैंने जो वो किया, महसूस किया, वो ऐसा महसूस किया मिलने के बाद में कि मोदी जी मेरे जो कितने खास हैं। उसकी वजह ये है कि वो जिससे मिलते हैं प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं, और ये कहना आपका कि वो नहीं मिले, नहीं, ऐसी बात नहीं, मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो, हाँ, मैं बजाते खुद मिला हूं। देखिए, और किसी के बारे में मैं नहीं कह रहा, मैं बजाते खुद मिला हूं। सिर्फ आसारे कदीमा के अंदर जो ये मस्जिदें आती हैं दिल्ली की, उनके ताल्लुक से हमने मुलाकात की, हज सब्सिडी के ताल्लुक से की। तो हमने मुतालबा यही रखे, आदिल भाई सुनिए, हमने मुतालबा ये रखा कि देखिए, उन मस्जिदों के अंदर जो शराब भी पी लेते हैं लोग, वहां बैठे हुए जो है जुआ भी खेल रहे हैं, सारी चीज, तो हुकूमत जो है वो क्या तो इनमें नमाज पढ़ने की इजाजत दें, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम अज कम इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर लें। तो हमसे वादा भी किया गया था, और सर्वे भी शुरू हो गया था। अब वो कहां तक उसकी हिफाजत हुई है, नहीं हुई है, इसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप कब मिले थे मोदी जी से, कौन साल बताइए? मोदी जी से जब शुरू में मोदी जी बने, अब से पहले जो प्रधानमंत्री बने, उस वक्त में बने, मेरे पास फोटो मौजूद है। अच्छा, 14-15 में मिले? हाँ, 14-15 में। अब मैं जवाब दूं, मैडम जवाब दूं आप? ठीक, जी बताएं। मेरे हजरत मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब ने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, लेकिन मैं इन्होंने ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के सामने इन्होंने अपनी तजवीज रखी, इन्होंने डिमांड रखा। 2014-15 आज 24 है, बतलाइए कि जो आसारे कदीमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर में जो मस्जिद, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसको कब्जा किया, क्या उसमें जरा सा भी सुधार आया? एक फोटो दिखा दे नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, जिस तरीके से यूएई के प्रधानमंत्री और किंग से मिलते हैं, बतलाएं कि भारत के मुसलमान से कभी गले मिले हैं उस तरीके से? कहां से कहां जा रहे हैं? बतलाइए। नवाज शरीफ से तो मोदी जी ऐसा मिलते हैं, दो पिछड़े भाई मिल रहे हैं। नवाज शरीफ से जिस तरीके से मोदी जी मिले हैं, अल्लाह जानता है कि हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री उस तरीके से नहीं मिला है। वो बताइए, गले मिलाते हुए फोटो दिखाइए भारत के मुसलमान से। बात तो मुफ्ती साहब से सुनिए, उसमें कोई बात नहीं। आदिल भाई, देखिए, मैं ये बतला रहा हूँ, देखो बाहर मुल्क में क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो वो, लेकिन यहाँ के आप जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान भारत के मुसलमान से नहीं मिले, मैं खुद मौजूद आपको तस्वीर भेज दूंगा। मैं तो बोल रहा हूं, मैं इस बात का गवाह हूं कि मुसलमानों से मिलते हैं, वो देखो सबसे मिलेंगे, वो मुसलमान ही कोई खास नहीं है, दूसरे कोई खास नहीं है, वो सबसे मिलेंगे, इसलिए कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, एक जिम्मेदार आदमी है, तो उनका मिलना जरूरी, और ये गोया के समझ लीजिए किस्म का फर्ज है कि हर किसी से अपने जो मुल्क के बाशिंदे हैं उन तमाम से, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मिलना, उनके हालचाल मालूम करना, उनकी खैर खैरियत लेना, अगर दुख दर्द हुआ तो उनको तसल्ली देना, और अगर कोई उनको सहूलत पहुंच सकती है तो सहूलत को पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, और वो इस बात को करते हैं। आदिल भाई, ऐसी बात नहीं। ठीक, आदित्य जी मैं बोलूं, मुफ्ती साहब मैं जवाब देने दीजिए, आदित्य जी जवाब देने दीजिए, मुफ्ती 1 मिनट लेंगे। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब नरेंद्र मोदी जी से मिले। मेरा सवाल है, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो सारे कदीमा की मस्जिद के मैनेजमेंट में सुधार आया? एएमयू किशनगंज को 10 साल से 11वां साल 1 रुपया इस नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं मिला। जामिया को, जो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में इंडिया में नीति आयोग ने जामिया अलीगढ़ को रैंकिंग दिया, उसके बजट को कम हो गया। माइनॉरिटी का बजट 40
40% घट गया, मोमा का स्कॉलरशिप घट गया, माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक घट गया। नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि जितना नवाज शरीफ से मिलते थे उतना मेरे मुफ्ती ताहिर साहब से भी गले मिल के फोटो डायल कर दे। नहीं, मुफ्ती साहब तो कह ही नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये मुफ्ती साहब से भी उसी तरह गले मिल के वो फोटो डाल दे अपने ट्विटर पे। भारत के गरीब मुसलमान से भी उस तरीके से मिल रहे। आपने ये कहा ना भारत के मुसलमान से नहीं मिलते। अरे मुफ्ती साहब 10 साल हो गया आपको मिले हुए। मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब 10 साल एक भी मुसलमान एमपी नहीं है बीजेपी के पास, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है मुफ्ती साहब। पहली बार आजाद भारत में हुआ है कि एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। आजाद भारत में पहली बार हुआ है मुफ्ती साहब। बताइए मुझे, आदिला सर, कानून माइनॉरिटी का एक रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस नरेंद्र मोदी सरकार में। कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? भाई आप सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, एक मुसलमान मिनिस्टर एमपी नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार में। पहले मेरा सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए मुझे। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए मैडम। कॉन्स्टिट्यूशन में कि संविधान के आधार पे मंत्री बने मुस्लिम मंत्री। मैम सुनिए सुनिए सुनिए, नरेंद्र यही तो मैम सुन लीजिए, यही तो नरेंद्र मोदी की यही तो तानाशाही है कि मुस्लिम समूह विदेश के मुसलमानों से मिलेंगे, अब भारत के मुसलमान को एक एमपी तक नहीं बनाएंगे, भारत के मुसलमान को एक मिनिस्टर तक नहीं बनाएंगे अपने कैबिनेट में। एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है आदित्य जी, याद रखिए। क्या? नहीं, मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो अपने अल्लाह से डरता हूँ, नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूँ मैडम, मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ। आपका एक और प्रोपेगेंडा मैं बस्ट कर देती हूँ। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, एक मिनिस्टर नहीं है इस मोदी सरकार में, एक एमपी नहीं है मोदी सरकार में। मुसलमानों की क्या बात करेंगे, बजट घटा दिया मोदी जी ने, क्या मोदी जी बोलेंगे? क्या मैडम आप डिफेंड नहीं कर पाइएगा मुझे? आप बोलते ही जा रहे हैं, ऐसे बात करेंगे मेरे से? नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसा बोलिएगा मैं वैसे बात करूंगा। की बात है तो मैं आपसे 10 गुना ज्यादा चिल्ला सकती हूँ। मैम आप एयरफोन मैं इस रूम में हूँ, इको कर रहा है आवाज, लेकिन ये सच्चाई है, नरेंद्र मोदी ने एक भी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया। अरे प्लीज आप सुन लीजिए सर, इस देश में ये मैं जो व्यूअर देख रहा है उससे भी बात करना चाहती हूँ। सिर्फ मजहब के नाम पर आप कोई चीज ऑफर करेंगे किसी को? नहीं, सबको मिलना चाहिए ना, सबका साथ सबका विश्वास, तब तो ये झूठा है, तब तो ये जुमला है। धर्म के आधार पर ऑफर करना। मैम कितने कहा था कपड़े से पहचाने जाओगे? जातियों में बांटकर इस देश का जो हाल किया है ना मैम, कब्रिस्तान शमशान किसने कहा था? मैम कब्रिस्तान शमशान किसने कहा था? निर्माण में भी उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में जिम्मेदारी की बात तो आप में से कोई नहीं करता। मैम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबर ओवैसी साहब 25,000 गरीब बच्चों को, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब रिक्शा वाला बंडी वाले के बच्चा को फ्री में पढ़ाते हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। 10,000 बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग का फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। सुनिए, पढ़ाते हैं और फिर फ्री में 15 मिनट, मैम फ्री में 15 मिनट में एक्यूटल हो गया। हाई कोर्ट ने मैम किया, मैम कोर्ट ने उस केस में एक्यूटल दे दिया। मैम केस ने एक्यूटल दे दिया, मैडम केस ने एक्यूटल दे दिया, आप जांच करिए। मैम केस ने एक्यूटल दे दिया। अरे भाई मीडिया के तो दूल्हे भाई है दोनों। मैम मीडिया के दोनों दूल्हे भाई है, बिना अकबर ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब के बिना मीडिया के पास कोई मसाला नहीं है। चिल्लाइए नहीं सर, चिल्लाइए। अब सुनिए, अभी मुझसे पूछ रहे थे कौन सा सिविल कोड का पावर है, अब मैं आपको एक्ट भी बताऊंगी। जी बताइए। The Waqf tribunals are deemed to be a civil court and required to exercise all the powers and functions exercised by a civil court. ध्यान से सुनिएगा। Under the Code of Civil Procedure 1908, the decision of a tribunal shall be final and binding on all the parties. No suit or legal proceedings shall lie under any civil court. अब बोलिए, ये सच है? मैम आपको बता दूं, आपको फिर से बता दूं, आपके व्यूअर को बता दूं, वक्फ बोर्ड जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो इंडिपेंडेंट है और वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं उसके चेयरमैन को। इट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं उस डिबेट में नहीं जा रही कौन अपॉइंट कर रहा है। हाँ, ये जो आप अभी मुझे कह रहे थे, ये जो सिविल कोर्ट की पावर है, ये जो फंक्शंस एक्सरसाइज करने की पावर दी गई है सिविल कोड की, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत,
ये है कि नहीं है, हाँ कि ना? मैम इस देश में 14 ट्रिब्यूनल है। अरे आप अपने अभी इस देश में वाटर ट्रिब्यूनल है, इस देश में मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल है, इस देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इस देश में 14 ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल की बात मैं आपसे करी, उस पे इस नहीं ट्रिब्यूनल और वक्फ बोर्ड के अंडर में वो नहीं है, वो वक्फ बोर्ड वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। है कि आप फिर नहीं है? बोल रही हैं, वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट मॉनिटर करते हैं। कोर्ट में मामला ले जाया जा सकता है, ये बताइए मुझे। एकदम जाया जा सकता है, एकदम जाया जा सकता है। क्या वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो है वो सिविल कोर्ट के ऊपर माना जाता है या नहीं? मैम एक वक्फ सुनिए, इट इज ए बॉडी विच इज इक्वलेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट कैन बी चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अभी चलिए आप इस पे तो आए कि कोर्ट की पावर इट कैन बी चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब पहले तो आपने कोर्ट की पावर ही डिनाई कर दी, आप कम से को डिनाई कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने हमेशा बोला इट इज अंडर द, नहीं मैडम, इट इज अंडर द चीफ जस्टिस प्रीव्यू, इट इज अंडर द चीफ जस्टिस प्रीव्यू। हाँ तो होगा, तो चीफ जस्टिस प्रीव्यू में होगा, तो अगर अमेंडमेंट चीफ जस्टिस उसको अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। क्या जरूरत है आपको दो चीजें क्या? एक साथ आपको दो डिफरेंट बातों को एक साथ लाने की क्या जरूरत है? मैम दोनों सच्चाई, वक्फ बोर्ड अलग चीज है, ट्रिब्यूनल अलग चीज है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वक्फ ट्रिब्यूनल की बात कर रही हूं मैं, जो ट्रिब्यूनल्स मैम करते हैं मामले। मैम आप देश, आपको मैंने मैम इस देश में 14 ट्रिब्यूनल है, 14 ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल इज नॉट ए इंडिपेंडेंट शरिया कोर्ट, इट इज अंडर लॉ ऑफ द संविधान। हाँ हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए एक मिनट। हाँ बोलिए। सरकारी संपत्ति, मैम मुझे जाना भी है, मैम जी। अब सरकारी संपत्ति अगर वक्फ की तो फिर वक्फ की, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ तो वक्फ की। अभी मैंने जो सोसाइटी का मामला बताया तो वहां मस्जिद खुल गई, एनक्रोचमेंट की बात, ये जो द्वारका में मैंने आइलैंड का मामला बताया वहां पर ये बात। साहब आप इतना सीधा मत बनिए जितना सीधा बन रहे हैं। इंक्रोचमेंट का मामला, सर्वे का मामला, मुत्तावली को लेके जो मामले हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं विच नीड इमीडिएट अटेंशन। ठीक है आदिल हसन साहब जी, आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? मैम हम आपकी बात से कब हम आपको बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट मत हटाइए, कब बोल रहे हैं करप्शन मत दूर कीजिए? मैं तो आपकी बात का तायीद कर रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का इविल इंटेंशन, इविल माइंड का विरोध कर रहा हूं। इंडिया की टीम गई सर्वे करने में पथराव हो गया। मैम सुनिए, मैम सुनिए, वो पथराव जो हुआ आप ही बतलाइए, 1993 का वो वर्शिप एक्ट के खिलाफ हुआ कि नहीं? आप एक ही दिन में सब कुछ कैसे करा दिए? और क्या नारा लगा कि ओथ कमिश्नर जा रहा है? मैम ओथ कमिश्नर किस तरीके से दो मासूम बच्चे डेथ कर गए हैं। मैम गोली चली है, पता है, जानकारी है आपको? मैम 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है, बताइए अपने दर्शकों को। आप ये कह रहे हैं पथराव जस्टिफाइड है, कुछ भी जस्टिफाइड नहीं, एकदम नहीं मैं बोल रहा हूँ, एकदम नहीं मैं बोल रहा हूँ। कोर्ट बैठी है, कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए ना सर। मैम कोर्ट में, मैम सुनिए, मैम कोर्ट का जो ओथ कमिश्नर के साथ कोई प्राइवेट पुलिस पदाधिकारी कोई प्राइवेट गाड़ी में नहीं आएगा और जीएसआर का नारा नहीं लगाना है उसको। वो संविधान का रक्षक है, वो किसी धर्म का रक्षक नहीं है ओथ कमिश्नर। आपका वर्जन है, वो संविधान का, जाकर सुनिए, जाकर देखिए। सर मैं जानती हूँ जय श्री राम के नारे को जितना बदनामी है उद्घोष है। मैम जबरदस्ती लगा, बीजेपी लगवाती है, बीजेपी के लोग लगवाते हैं। मैम एक मिनट अपनी बात बोलूंगा। मैम एक मिनट अपनी बात बोलने दीजिए बस। मैम सुन लीजिए, मैं आपसे बस एक बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। इस देश का लगभग 1 करोड़ आबादी, नॉन मुस्लिम आबादी मिडिल ईस्ट में रहता है। 50 साल में एक भी वीडियो, एक भी इतिहास दिखा दीजिए जिसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर का किसी हिंदू भाई से जबरदस्ती हमने नारा लगवाया हो, या 20 रुपए का खाना देने में टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सामने हमने जबरदस्ती किसी गरीब से नारा लगवाया हो। आज लगवाया है, 50 साल का इतिहास है, आज तक मुसलमानों ने नहीं लगवाया है। आज तक मुसलमानों ने नारा नहीं लगवाया है, मुसलमान को नारे की जरूरत नहीं है। आज तक मुसलमानों ने नारा नहीं लगवाया, आज पूरे दुनिया में नहीं लगवाया है मैडम, आज तक नहीं लगा। ये सच्चाई है मुसलमानों की। कभी नारा रमजान में, ईद में, बकरीद में हमने सबको गले लगाया है। आप बोलते रहिए, पथराव होता है शोभा यात्रा पर, आपको मैम कब आप सुन लीजिए, पथराव का कारण है, मैम पथराव का कारण सुन लीजिए। अदिति जी जवाब देने दीजिए, अदिति जी जवाब देने दीजिए,
आदिति जी जवाब देने दीजिए, ठीक है, जवाब देने दीजिए। देने की कोशिश कर रहे हैं। मैम पथराव सुन लीजिए, मैम सुन लीजिए, आप जवाब देने दीजिए आदिति जी। आपको जवाब नहीं देगा। नहीं, आप जवाब देने दीजिए, आप एक तरफा बैटिंग नहीं कर सकती है। शोभा यात्रा पर जो पथराव नहीं, आप उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ शोभा यात्रा पर। मैं शोभा यात्रा में, लेट मी स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक। सुन लीजिए, शोभा यात्रा पर ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कोई भी डीएमएसपी, अगर कोई दंगा हुआ उसको 45 मिनट के अंदर उसको रोक सकता है अगर डीएमएसपी चाहे। उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। डीएमएसपी पर कर्तव्य है। बिहार में, बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को जला दिया गया। शोभा यात्रा के दौरान मदरसा अजीजिया को जला दिया गया और नीतीश सरकार चुप रही। गाइडलाइंस क्या? बनाना बहुत आसान है, जो पथराव हुआ उस पर बात कीजिए ना। मैम बोलिए, डीएमएसपी को सस्पेंड कीजिए। क्यों डीएमएसपी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की? मैम डीएमएसपी ने क्यों नहीं कार्रवाई की? डीएमएसपी ने क्यों नहीं कार्रवाई की? पंजाब पुलिस बल क्यों नहीं दिया डीएमएसपी ने? अरे डीएमएसपी का क्या काम है? चूड़ी झालमुड़ी बेचना? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? बना देंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसे नहीं होता है। मैम कोई नहीं बोलता है, पूरी दुनिया जान रही है बीजेपी नंगी हो गई है। आरएसएस दुनिया के सामने नंगी हो गई है। ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया है। मैम पूरी दुनिया जानता है, पूरी दुनिया जानता है नरेंद्र मोदी अदानी के दलाल हैं। नरेंद्र मोदी अदानी के दलाल हैं। मैम ये सच्चाई है। मैम ठीक है, शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। अदानी से आप लोगों को पेट में दर्द इसलिए है, आप चाहते हैं कि इस देश का शेयर मार्केट जो है वो वीकन हो, कमजोर हो। इस देश में अराजकता है। अभी तक शेयर मार्केट उस डेंट को नहीं ले रहा है, स्टेबल है। नीचे जाता है तो फौरन ऊपर आ जाता है। ये आप लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए कि भारत में अराजकता हो, भारत में हिंसा हो, भारत में अफरा तफरी का माहौल हो। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि इंडिया एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? आपको अच्छा नहीं लगता? चलिए, आदिल हसन चले गए, लेकिन मुफ्ती साहब आपको इनकी कितनी बातें समझ में आई और इनकी कितनी बातों के साथ आप खड़े हैं? देखिए अदिति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी बातें जो सुनने में आई वो अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। एक बात, जो बड़े बोलते हैं वो छोटे बोलते हैं। खैर बहरहाल बहुत सारे ऐसे सुलगते हुए सवालात हैं जो कि वो अपने दिल की भड़ास भी निकाल रहे थे। मेरे तो सिर्फ गुजारिश और ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री को ऐसे ही कसूरवार नहीं कहा जा सकता जैसे कि इन्होंने जो है इल्जामात ये लगाए। ये इनकी बातों से मैं कुछ से इत्तिफाक रखता हूं, कुछ से इत्तिफाक नहीं रखता। अब रहा मसला इसका, अब मेरी तो गुजारिश यही होगी और मुतालबा भी यही होगा कि प्रधानमंत्री जी इस काम को जो है उस पर कदम बढ़ाएं और इसके अंदर इस्लाह की तरफ, जो करप्शन हो रहा है उसको दूर करें और फिर इसकी इस्लाह करें। एक चेयरमैन हो, चेयरमैन के बाद में जो कमेटी हो, और कमेटी जो है फिर वो बैठ करके मशवरे से फैसला करे और फैसला करने के दरमियान अमानतदारी और इखलास के साथ में काम करें। इसके अंदर इस्लाह की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी थी, मस्जिद फतेहपुरी की जो दुकानें हैं उसका किराया 1-1 रुपया, 1.5 रुपया वो जो है वो दे रहे हैं, जबकि वैसा किराया आप देखेंगे तो 50-50 हजार रुपए जो है किराया आना चाहिए। तो जब वो सही तरीके पर इस्तेमाल होगा तो उससे जो है गुर्बत दूर होगी। चाहे उसमें जो भी जितने भी लोग ये गरीब लोग हैं उनके जरूरत के तहत जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जरूरी ये है कि वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल हो। जिस मकसद के लिए वो बना है वो मकसद पूरा होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चेयरमैन खा गए, आने वाले भी खाएंगे और यही बर्बादी होती रहेगी। इसलिए जहां दूसरी चीजों के अंदर सुधार आ रहा है और दूसरी चीजों के अंदर जो है वो उसको इस्लाह की जा रही है, वक्फ बोर्ड के अंदर भी इस्लाह होना जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब हुकूमत की निगरानी होगी। हुकूमत की जो है जेर निगरानी ये काम होगा, उस वक्त में इस्लाह होगी, वरना इस्लाह नहीं हो सकती। और मैं आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है ये सवालात उठाए, ये बहुत अच्छे सवालात हैं और इसके अंदर इस्लाह होनी चाहिए। ये लोग जो सियासी लोग हैं वो तो सियासी रोटी सेकते हैं। सिर्फ 3 तलाक का मसला हो, दूसरे मसाइल हो, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उनके अंदर इस्लाह होने की जरूरत है। उनमें से एक वक्फ बोर्ड भी है और वक्फ बोर्ड के अंदर इस्लाह होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं क्योंकि आदिल हसन आपको उस समय बोलने नहीं दे रहे थे, मेरे कुछ सवाल है आपसे
क्या ये सच नहीं है? जी। वक्फ जिस प्रॉपर्टी को कह देता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या ये सच नहीं है? नहीं, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की होनी चाहिए। दूसरों पे कैसे दावा कर सकते हैं कि भाई जो वक्फ की ना हो और फिर वो दावा कर ले? ऐसा नहीं है। देखो, नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी ये देखा जाएगा कि अपनी जगह है या नहीं है। दूसरे की गसब करके अगर कोई नमाज पढ़ता है, वहां पर तो वो नमाज भी नहीं होती है। मैं मुफ्ती है होने की हैसियत से ये बतला रहा हूं। तो गसब करके तो ना तो मस्जिद बनाई जा सकती है, किसी की छीन करके, दबा करके, ऐसा नहीं है। बल्कि वो अपनी खरीदी भी हो, अपनी ज़ाती हो, और उसके बाद में ही वो हम पर मस्जिद बनाई जा सकती है, किसी दूसरे की नहीं। अब कोई दूसरी ज़मीन को हत्या करके और ये कहने लगे वक़्फ़ की है और फिर उसे जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करे, ये गलत तरीका है। जो करता है वो गलत करता है। अच्छा, ये तो बताएं, वक्फ की जो कमाई होती है जाती कहाँ है? क्योंकि मुसलमान तो कहीं आगे बढ़ा नहीं है। हाँ, आप वो मैं तो देख रही थी इतनी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बिल्कुल संपत्ति यही वक्फ के पास है। यही जी मुफ्ती आदित्य जी, साहब। यही हमारा मुतालबा है कि वक़्फ़ की जो कमाई है वो कहाँ जा रही है? वो सही मसरफ पर जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि वक़्फ़ की कमाई सारी चेयरमैनों की जेबों में और उनकी नस्लों पर जा रही है। उसी को रोकने के लिए बगैर हुकूमत की निगरानी के ये काम दुरुस्त नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि अपने अंडर में ले करके सही उसके चेयरमैन चुने, कमेटी बनाए और फिर सही इस्तेमाल उसका हो तो वो वक़्फ़ की उनके हवाले की जाए, और जो भी गड़बड़ करे उसे पकड़ करके जो है उनको सज़ा दी जाए और उनसे वो वसूल किया जाए, जो वक़्फ़ के अंदर जो है इन्होंने गड़बड़ी की है, अब तक भी, और आइंदा के लिए भी यही। अभी जब मैं जी, जी। आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने वो डेटा निकाला जिसमें वक्फ बोर्ड के जी, पास जो कंट्रोल है अभी वो है 8.7 लाख, यानी 8,70,000 प्रॉपर्टीज जो हैं वो वक्फ के पास है, वक्फ बोर्ड के पास हैं। इनकी अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो है 9.4 लाख एकड़। मैं रिपीट कर रही हूँ, 9.4 लाख एकड़ इंडिया में बात कर रही हूँ। और अगर इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बता दूं, अनुमानित वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं तो ये है करीब 1.2 लाख करोड़। आप समझिए कि जी। 8.7 लाख प्रॉपर्टी, 9.4 लाख एकड़ का एरिया भारत में, और उसकी वैल्यू जो है वो है 1.2 लाख करोड़। और इंडिया का ये के पास में ये लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग है, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में। और बावजूद इसके मुसलमान जो है वो पिछड़ा हुआ है। और वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा लैंड ओनर है आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन रेलवेज के बाद में। तो जिसकी प्रॉपर्टी 1.2 लाख करोड़ की है, जिसका जो कि करीब 8,70,000 प्रॉपर्टीज को भारत में कंट्रोल करता है, एरिया 9.4 लाख एकड़ का, तो उसका पैसा कहां जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है? जी, इसी ताल्लुक से मेरी फिर यही गुजारिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी इस पर कदम बढ़ाएं, आगे आएं और आने के साथ साथ में जो अहले इल्म है उनसे मशवरा करें और मशवरे के साथ में निगरानी के अंदर, हुकूमत की निगरानी में ये काम हो, तो ये जो पैसा है वो सब सामने आएगा। जिसने जो है वो खाया है वो उनसे उगलवाया जाएगा। इसी तरीके से आने वाले वक्त के अंदर जो है मुसलमानों का ये रोया जाता है कि ये गरीब हैं, गुर्बत में हैं, पसमानदा हैं, ये हैं, वो सारे के सारे अगर उनको वो मिले तो और सही उसका इस्तेमाल हो, तो मैं ये कहता हूँ मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमानों के साथ में हमारे मुल्क भर के जितने भी गरीब हैं वो गरीब नहीं रहेंगे। जो आज के ज़माने में ज़कात लेने वाले हैं वो ज़कात लेने वाले नहीं बल्कि ज़कात देने वाले बन जाएंगे। इतना पैसा है वक्फ बोर्ड के पास में, लेकिन है कहाँ वो सब चेयरमैनों की जेबों में, और जो कार्यकर्ता हैं जो जिनके पास काबिज हैं सब उनके पास में है। वो जब तक हुकूमत सख्त कदम नहीं उठाएंगे और हुकूमत इसको अपने अंडर में नहीं लेगी, जब तक इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसा रोया जा रहा है, रोते रहेंगे और वो गुर्बत जो है और गुर्बत में किसी की गुर्बत दूर नहीं होगी।
इसलिए हुकूमत अपने अंडर में लेने के बाद में अपनी निगरानी के अंदर अमानतदारी के साथ में काम करे। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसे नहीं, बल्कि मुसलमानों के साथ में जितने गरीब हैं वो गरीब नहीं रहेंगे। आप जो कह रहे हैं सर, गवर्नमेंट लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, तो और उसके बाद में अमानतदारी का काम करना चाहिए। मुफ्ती साहब, आपकी आवाज जो है वो क्लियरली नहीं आ रही है। मैं जी, आपको मेरा मुतालबा बिल्कुल जी जी हाँ, मेरा मुतालबा है हुकूमत अपनी निगरानी के अंदर काम करे। तो आप जो गवर्नमेंट की अमेंडमेंट आई है और जो है बढ़ रहा है। मुफ्ती साहब, आपकी आवाज में ना क्लैरिटी नहीं है। जी, गवर्नमेंट हमारे यहाँ जी हमारे मुल्क भर के अंदर नहीं है। मेरा मतलब ये है कि को भी साथ लिया जाए, अगर लोग कम है लेकिन फिर उनको सामने रख करके एक चेयरमैन बनाया जाए और जो कमेटी बने उसके अंदर शिया और सुन्नी तमाम को लेकर, तमाम मसलक के लोग लेकर के कमेटी बने और फिर जो है काम हो। तो आप ये कह रहे हैं ये वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है ये अच्छा स्टेप है सरकार का, उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखा जाए। जी जी बिल्कुल, और मुबारकबाद पेश करता हूं मैं प्रधानमंत्री जी को कि कल उन्होंने जो यहाँ आने के बाद में मुबारकबाद पेश की दिल्ली के अंदर, और वहां पर इस जो है सवाल को उठाया और उसका ये भी अज़्म किया कि इस पे हम काम करेंगे। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी जो है तवज्जो इस तरफ हुई और आप इस पे काम करें। तमाम लोग जो हैं, जो संजीदा लोग हैं और संजीदा जहन के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ हैं और वो का साथ देंगे। चेयरमैन बनने के साथ साथ कमेटी बने, कमेटी की निगरानी के अंदर वो काम हो और ये बहुत साफ और शफाफ काम हो ताकि मुल्क की गुर्बत दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने इस डिस्कशन को ज्वाइन किया और इतना डिटेल में जाकर आपने बात रखी है। और हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, हर बात को सिर्फ एक धार्मिक आधार पर उसकी स्क्रूटनी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हर बात पर राजनीति देश के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, नमस्कार। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया।